क्या सवाल पूछना इस देश में अब इलीगल हो गया है? क्या सवाल पूछना अब इस देश में देशद्रोह हो गया है? क्या सवाल पूछना इस देश में नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गया है? सरकार जिस तरह के सवालों पर सेंसर लगा रही है उसे देख करके तो यही लग रहा है। भारत सरकार ने फेसबुक से शिकायत करके हमारे मॉलिटिक्स के फेसबुक पेज को इंडिया में बैन करा दिया है। शायद सरकार को मॉलिटिक्स से डर लगने लगा है, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि हर तानाशाही सरकार को सवाल पूछने वालों से तो डर लगता ही है। आज बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की और कैसे सरकार इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट रही है, और आखिर क्यों हमारे फेसबुक पेज को, हमारे साथ साथ उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को सरकार क्यों बैन कर रही है। और जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार उन्हें चुप क्यों कराना चाहती है, और सरकार कैसे आईटी एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप लोग देख रहे हैं जनजिस्तान। जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है, ये बुज़दिल इंडिया है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक पत्रकार नहीं, एक जर्नलिस्ट नहीं, इस देश के एक नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर आप जो देखते हैं, क्या वो वही है जो आप देखना चाहते हैं, या फिर ये वो है जो आपको दिखाया जा रहा है? आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b इसी कानून का हवाला देकर मॉलिटिक्स के हमारे फेसबुक पेज को भारत में बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां सवाल पूछे जा रहे थे महंगाई दर पर, बेरोजगारी पर, कानूनी व्यवस्थाओं पर, हमारी विदेश नीति पर, एप्स्टीन फाइल पर, गैस की किल्लत पर और सरकारी नीतियों पर। क्या ये सवाल देशद्रोह थे? क्या इन सवालों से देश की सुरक्षा को खतरा था? क्योंकि जिस एक्ट का सरकार ने हवाला दिया है, यानी कि 79(3)(b, वो कहता है कि यदि किसी कंटेंट या प्लेटफॉर्म से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या देश में हिंसा बढ़ सकती है, उस कंटेंट को या प्लेटफॉर्म को सरकार बैन करा सकती है। लेकिन हमारे सवाल देश की सुरक्षा के लिए तो नहीं, लेकिन सरकार की तानाशाही व्यवस्था के लिए खतरा जरूर बन रहे थे, इसीलिए पेज बैन करा दिया गया। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना इतना बड़ा खतरा बन गया है कि गरीबों के, पिछड़ों के, भारत के आम नागरिकों के मंच को चुप करा दिया जाए? जब हम सवाल पूछते हैं तो हम सरकार के खिलाफ नहीं होते, हम देश के पक्ष में होते हैं, क्योंकि एक मजबूत देश तो वही है ना जहां सरकार अपने नागरिकों के सवालों से डरे ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, इंटरनेट पर जब खुलेआम नफरत फैलाई जाती है, जब किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काई जाती है, तब अक्सर ये कानूनी हथियार सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई फैक्ट चेकर या कोई आम नागरिक सरकार या सरकारी आंकड़ों पर उंगली उठा देता है, तो डिजिटल इंडिया की तलवार चल जाती है। यह किस प्रकार का दोगला रवैया है भाई? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसीलिए दबाया जा रहा है ताकि वो ऐसी हर आवाज़ को म्यूट कर दे जो सरकार को पसंद नहीं है? दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े कानून पर, सेलेक्टिविटी। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना? लेकिन भारत के इंटरनेट की दुनिया में ऐसा लगता है कि जैसे कानून की आंखों पे पट्टी नहीं है, बल्कि एक फिल्टर लगा दिया गया है। एक तरफ वो वीडियोस हैं जो खुल्लम खुल्ला नफरत फैलाते हैं, जो समाज को बांटने की बात करते हैं, जो हिंसा को उकसाते हैं। वो वीडियोस महीनों तक प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं, वायरल होते हैं। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा। श्री लल्लू सिंह ने संविधान को लेकर विवादित बयान दिया। एक सभा में लल्लू सिंह ने संविधान बदलने और नया संविधान लाने की बात कही। उन पर धारा 79(3)(b की तलवार कभी नहीं चलती। क्यों? क्या वो राष्ट्रहित में हो रहा है, या फिर वो किसी खास एजेंडे को सूट कर रहा है आपके? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपने सरकार से किसी योजना के नतीजे पूछ लिए, आपने अगर महंगाई के पुराने और नए आंकड़ों की तुलना कर दी, या अगर आपने बस इतना पूछ लिया कि साहब वो वादा कब पूरा होगा, तो अचानक मशीन एक्टिव हो जाती है, नोटिस जारी हो जाता है, इंटरमीडियरी को धमका दिया जाता है, और आपका पेज, जैसे हमारा पेज बैन हुआ उस तरीके से इंडिया में बैन कर दिया जाता है। कमाल है ना? नफरत फैलाने वाले निर्माता बन गए हैं और सवाल पूछने वाले राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। ये डर कैसा है? एक मजबूत सरकार जिसके पास इतना बड़ा भाई जनादेश है, वो एक छोटे से फेसबुक पेज के सवालों से इतनी चिंतित, इतनी परेशान हो जाती है, इतना डर जाती है। देखिए, सच तो यह है कि जो सरकार सवाल से डरती है ना, वो असल में सच से डरती है। जब आप किसी की जुबान बंद करते हैं तो आप दुनिया को ये बताते हैं कि आपके पास उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। डिजिटल इंडिया का सपना इसीलिए नहीं देखा गया था कि हम डिजिटल सेंसर बन जाएंगे। इंटरनेट को तो एक खुला मैदान होना चाहिए था, जेल नहीं बनना चाहिए था, जो सरकार बना रही है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब आवाज़ दब गई है ना,
वो और भी तेजी से उभर कर सामने आई है। आज हमारा पेज बैन किया गया है, कल किसी और का होगा, लेकिन कब तक? इंटरनेट के इस दौर में आप एक अकाउंट तो ब्लॉक कर सकते हैं, एक वीडियो को तो हटा सकते हैं, लेकिन उन सवालों को कैसे मिटाओगे जो लोगों के दिमाग में है? धारा 79 का इस्तेमाल मंच को साफ रखने के लिए होना चाहिए था, ना कि सरकार की छवि को साफ रखने के लिए। दोस्तों, जब सरकार ये आईटी एक्ट की धारा 79 3B का डर दिखाती है ना, तो वो भूल जाती है कि इस देश का सबसे बड़ा कानून भारत का संविधान है, और संविधान हमें देता है अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सरकार को लगता है कि एक नोटिस भेजकर वो हमें चुप करा देगी, लेकिन क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कभी पुराने फैसले खोल के पढ़े भी हैं? चलिए आज इस सरकार को भी और आपको भी थोड़ा सा मैं कानून के बारे में बता देता हूं, जो हर डिजिटल सिटीजन को तो पता होना ही होना चाहिए। साल 2015 सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66(a) को असंवैधानिक करार देके खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो धारा लोगों को सिर्फ इसीलिए जेल भेजती थी क्योंकि इंटरनेट पर उन्होंने कुछ आक्रामक लिखा था या सरकार के खिलाफ अपनी राय रख दी थी। तब कोर्ट ने एकदम साफ कहा था, बहुत क्लियरली कहा था, वकालत और चर्चा पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। वकालत और चर्चा पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अगर मैं महंगाई पर चर्चा कर रहा हूं, अगर मैं सरकार के डेटा पर सवाल उठा रहा हूं, तो वो किसी भी तरीके से उकसाना नहीं है, उससे हिंसा नहीं भड़केगी, वो मेरा अधिकार है। लेकिन आजकल सरकार को हर सवाल भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा लगने लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में साफ कहा था कि इंटरनेट पर रोक लगाना मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार को भी ये समझना चाहिए कॉमन सेंस यूज करके कि भाई आलोचना देशद्रोह नहीं है, सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। देश सरकार से बड़ा होता है। अगर सरकार गलती करेगी तो उंगली उठेगी, और अगर आप उस उंगली को काटने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए ये लोकतंत्र है। एट द एंड यहाँ फैसला जनता करती है। सेक्शन 79 का गलत इस्तेमाल करके आप प्लेटफॉर्म्स को अपना चौकीदार बनाना चाह रहे हैं, साफ दिख रहा है। जो सरकार के खिलाफ हर कमेंट को डिलीट करे, हर पेज को डिलीट करे, ये सेंसरशिप का एक नया डिजिटल मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है इस देश में, जहां बिना कोर्ट गए, बिना सुनवाई किए किसी भी डिजिटल मौजूदगी को मिटा दिया जाए। लेकिन क्या आप 140 करोड़ लोगों के सवालों को ब्लॉक कर पाएंगे? एक पेज तो बैन हो जाएगा, हजारों नए खुल जाएंगे, क्योंकि सच्चाई को तो छुपाया जा नहीं सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है। जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिजिटल फ्रीडम और इंटरनेट शटडाउन के मामले में इंडिया का रिकॉर्ड क्या रह गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। भारत को डिजिटल मीडिया और स्वतंत्रता के मामले में अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ये रैंकिंग पत्रकारों के उत्पीड़न और ऑनलाइन सेंसरशिप के बीच आई है। साल 2016 से 2021 के बीच 455 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। पिछले कुछ सालों से भारत में इंटरनेट बंद कराने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है भारत। कभी परीक्षा के नाम पर, कभी किसी विरोध के नाम पर, और अब सवाल पूछने वाले पेजों को धारा 79 3B के तहत ब्लॉक करने के नाम पर। कमाल की बात है ना। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया का जश्न मनाते हैं, 5G की बात करते हैं, पेपरलेस गवर्नेंस की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही डिजिटल इंडिया सरकार से हिसाब मांगने लगता है तो सरकार का डिजिटल स्विच ऑफ हो जाता है। अभी हाल ही में हमारी एक साथी विदिशा ने कुछ रील्स भी बनाई थी सरकार से सवाल करने के लिए, और एक अशोक खरात, आपने आजकल नाम सुना होगा, सुर्खियों में बना हुआ है। महिलाओं का बहुत ज़्यादा उसने शारीरिक शोषण किया था, उसके तमाम वीडियोज़ उसने बनाए थे, महिलाओं को धमकाता था। विदिशा ने एक रिसर्च करी, उन्होंने उस रिसर्च के बेस पे कुछ रील्स बनाई जिसमें मालूम चला कि अशोक खरात का जो रिलेशन है वो भाजपा के तमाम बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में है, सरकार में बैठे बहुत सारे अफसरों के साथ में है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में है। सरकार ने वो वीडियोज़ डाउन करा दिए डर के मारे। तो ये न्यू इंडिया की हकीकत है। दुनिया भर की संस्थाएं जैसे फ्रीडम हाउस हो या वीडीएम इंस्टीट्यूट हो, हमारी डेमोक्रेटिक रेटिंग नीचे गिरा रही है। वो हमारे देश की मीडिया को आंशिक रूप से स्वतंत्र कहती है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर वो भी नहीं है, बिना रीढ़ के लोग हैं वो तो। सरकार को लगता है कि पेज बैन करके वो अपनी इमेज बचा लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब आप एक आवाज़ को दबा रहे होते हैं तो पूरी दुनिया को दिखाते हैं आपकी हम डर गए हैं, और आप डर गए हैं। एलोन मस्क से लेकर मार्क जकरबर्ग तक सबको नोटिस भेजा जा रहा है, प्लेटफॉर्म्स को धमकाया जा रहा है कि अगर कंटेंट नहीं हटाया गया तो उनके कर्मचारियों को जेल भेज देंगे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या ईज ऑफ साइलेंसिंग क्रिटिक्स है? जब आप कानून का इस्तेमाल ढाल के रूप में नहीं बल्कि तलवार के रूप में करते हैं तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है, और वो हो रही है, और वो होती हुई दिख रही है भारत में। आज का युवा नौकरी मांग रहा है,
वो बेहतर सुविधाएं मांग रहा है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल सच जानने के लिए करना चाहता है। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ वही दिखाएंगे जो आईटी सेल ने मंजूरी दी है, तो आप एक जानकार नागरिक नहीं बल्कि एक नियंत्रित नागरिक तैयार कर रहे हैं ना, कंट्रोल्ड सिटीजन्स बना रहे हैं आप। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ हमारे पेज की नहीं है, ये हमारे एल्गोरिदम की है जिसे सेंसर किया जा रहा है। ये लड़ाई उस कानून की है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, हमने सेक्शन 79 की कानूनी पेचीदगियों को समझा, हमने सरकार के दोहरे मापदंड को भी देख लिए, हमने ये भी देखा कि कैसे दुनिया भर में हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? क्या हार मान ली जाए? क्या हम डर के अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लें? बिल्कुल नहीं। हम कौन है ये जाके रिजवान से पूछिए, ये जन्नत हमारे अजदादों की ठुकराई हुई है। याद रखिए, सरकार तब डरती है जब आप सवाल पूछते हैं, और वो तब जीतती है जब आप खामोश हो जाते हैं। हमारा फेसबुक पेज बैन हुआ है, हमारी आवाज़ बैन नहीं हुई है। डिजिटल इंडिया में आप एक लिंक को ब्लॉक कर सकते हैं, एक डोमेन को सेंसर कर सकते हैं, लेकिन एक विचार को कैसे रोकेंगे? सरकारी अफसर जो ये आदेश पास कर रहे हैं, उन्हें ये याद दिलाना होगा कि वो संविधान के वफादार हैं, किसी पार्टी के वफादार नहीं हैं। जब आप कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ एक क्रिएटर को नुकसान नहीं देते, आप एक प्लेटफॉर्म को नुकसान नहीं देते, बल्कि आप देश के भरोसे को तोड़ते हैं। और जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिक्स परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं, मैं आपसे 3 वादे मांगता हूँ। सबसे पहला वादा कि आपको डरना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो बोलिए, बोलना ज़रूरी है। इंटरनेट पर लाइक और रीट्वीट से ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत है। दूसरा वादा चाहिए मुझे आपसे कि डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स पर जुड़िए हमें केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर अपनी निर्भरता पर काम करना होगा। कहने का मतलब है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पर पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिए। कुल मिलाकर कंटेंट का फ्लो बना रहे, आप हमारे हर प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। इसलिए तीसरा मैं आपसे वादा चाहता हूँ, कानूनी लड़ाई में हमारी मदद कीजिए और हमारा साथ दीजिए। जाहिर सी बात है कि हम इस बैन को तो चैलेंज करेंगे ही, क्योंकि ये सिर्फ हमारा पेज नहीं है, ये आपके सूचना के अधिकार की भी लड़ाई है। पॉलिटिक्स के हक में आप कंटेंट बनाइए, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाइए और #ISupportPolitics को इस्तेमाल करिए और इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। सरकार को लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ उन्हें अब सवाल दबाव का नारा भी जोड़ देना चाहिए, पर दोस्त ये पब्लिक है, ये सब जानती है ना। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जितनी भी दीवार खड़ी करेंगे ना सच को दबाने की, लेकिन सच उतनी ही तेज़ी से उन दीवारों को फांद के सामने आ जाएगा। नफरत फैलाने वालों को आपने Z+ सुरक्षा दी है और सच दिखाने वालों के लिए सेक्शन 79 की डिजिटल फांसी दी है। ये खेल लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारा पेज इंडिया में बैन है, लेकिन हमारी हिम्मत बैन नहीं है। मैं हमारी ऑडियंस से कहूँगा कि आप इस वीडियो को हर उस आखिरी इंसान तक पहुँचाइए जो सोचता है कि सवाल पूछने से देश कमज़ोर होता है। देश कमज़ोर तब होता है जब सरकारों से हिसाब मांगना बंद हो जाता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे प्लेटफॉर्म को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। आप लोग तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स। जय हिंद, जय संविधान।